हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो पार्ट नहीं देखे, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ। और इससे पहले हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन हमने देखा था स्वर्ण संख्या तक देख चुके थे। अब उसके बाद के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। अगर आपको जो पीडीएफ ये चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर ये सारी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, तो यहाँ पे आपको लगभग 5 से 6 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो हम इसके 4 से 5 पॉइंट देखेंगे। पहला है, एक तरफ आपका भौतिक अधिशोषण, दूसरी तरफ आपका रासायनिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण को ही रसा व शोषण भी कहते हैं। इधर आपका पहला पॉइंट है, यह वॉन डर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा है, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है इधर, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। चौथा पॉइंट है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आगे है, अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोशोषण दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसमें आप मेन 4 पॉइंट याद कर लीजिए। अगर आपको और देखने हैं तो बाकी के ये 3-3 पॉइंट और जो बचे हुए हैं इनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट है, तो 9 में से कोई भी आप 5 याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं इन पर आपको आएगा, संक्षिप्त में बताइए आप वर्णन कीजिए इन टॉपिक्स पर। पहला है आपका विद्युत कण संचलन। तो विद्युत कण संचलन, आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं विद्युत कण संचलन का। और उसका दूसरा है स्कंदन, तीसरा है अपोहन और चौथा है टिंडल प्रभाव। ठीक है, और चारों टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप विद्युत कण संचलन को देख रहे हैं। तो इसमें इसको पढ़ते हैं हम पहले वाले को। इसमें कहा है, कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत प्रभाव क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन की घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। आगे है, कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर की गति को धन कण संचलन तथा एनोड की ओर की गति को ऋण कण संचलन कहते हैं। इतना आपने याद कर लेना है। फिर है आपका दूसरा पॉइंट स्कंदन। स्कंदन में किसी कोलाइडी विलयन अर्थात सॉल्व को स्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना आवश्यक होता है, परंतु विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण कर देती है। कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा अवक्षेपित करने की क्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। इतना आपने बस इसमें याद करना है। नेक्स्ट है आपका अपोहन। तो अपोहन, यहाँ पे आप नीचे डायग्राम देख पा रहे हैं और इसमें एक जो नाम लिखे हैं वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। ऊपर से जल डल रहा है और यहाँ से आपका जल बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब नीचे है अशुद्धिकण, अशुद्धिकण नीचे आ रहे हैं, कोलाइडी कण यहाँ पे आपको बीच में दिख रहे हैं। और जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है चर्म पत्र है। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, विद्युत का सॉरी अपोहन की है। इसमें पढ़ लेते हैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणु व आयन चर्म पत्र झिल्ली में से सरलता पूर्वक विस्तृत हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से विस्तृत नहीं हो पाते हैं या कठिनाई से विस्तृत होते हैं। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि को अपोहन कहते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टिंडल प्रभाव। तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है, सिर्फ इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणों में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। अब इसका कारण क्या होता है, कारण के लिए आप नीचे पूरा डायग्राम देख पा रहे हैं और ये नीचे आप लिखे हुए जो लाइन है 4-5, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी मेन जो है कि आपको आपके पास मेन जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इसकी संरचना देनी है तो आप नीचे देख पा रहे हैं sp3d² या D2 संकलित होता है, जिसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है। तो ये संरचना आप देख लीजिए इसको, ये एग्जाम में आपके 100% चांसेस इस बार आने के। अगला प्रश्न है, SO2 किस प्रकार से एक वायु प्रदूषक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप यहीं से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो आपने दो पढ़ा होगा, एक होगा सीमेन ओजोनाइजर और दूसरा है, ठीक है, ब्रॉडी ओजोनाइजर। तो दोनों विधियों को आपने आई होप कि अच्छे से याद कर लिया होगा। थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसमें। प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन में के नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है 3O2 हैरो 2O3, ठीक है। तो यहाँ पे दो विधियां हैं आपकी, सीमेंस और दूसरी है ब्रॉडी। तो सीमेंस में क्या होता है, दो विभिन्न सकेंद्रीय शीशे की नलियां जिनका एक सिरा बंद होता है। इसके देखो आप, ये जैसे अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, सेम इस डायग्राम को याद कर लो। इसी डायग्राम से इसकी रचना पूरी आपने बना करके लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है ब्रॉडी ओजोनाइजर। और जो आपकी सीमेन है, इसमें लगभग 15% ओजोन बनाई जा सकती है। और दूसरा है ब्रॉडी ओजोनाइजर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 25% बनाई जा सकती है। और इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की है, ठीक है। ये पूरी संरचना है ब्रॉडी ओजोनाइजर की। इससे पहले आपने देखा सीमेन ओजोनाइजर। अगला प्रश्न है, हेलोजन परिवार के गुणों में निम्न के संबंध में क्रमिक परिवर्तन बताइए। तो पहला है आपका आयनन ऊर्जा। तो हेलोजनों के प्रथम आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटते जाते हैं, क्योंकि इसी क्रम में परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तथा प्रभावी नाभिक के आवेश घटता जाता है। उसके बाद है दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता। यह क्लोरीन से आयोडीन तक घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम परंतु ब्रोमीन से अधिक होती है। नीचे आप तत्व देख पा रहे हैं। फिर है ऑक्सीकरण अवस्था। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण अपने यौगिकों में सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अन्य हैलोजनों के संयुक्ता कोश में डी कोश होने के कारण -1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, कारण सहित लिखिए। तो इसका देखते हैं। पहला हो गया आपका जिंक, दूसरा हो गया कैडमियम, मरकरी। ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इन तत्वों में डी कक्षक क्या होते हैं अवस्था में तथा साधारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भी अपूर्ण भरे नहीं होते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। अगला देखते हैं। यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछे जाएंगे। तो आप क्रोमियम का देख लीजिए 24 और कॉपर का 29 होता है। इस तरह से आपने भर देना है। फिर है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सबका आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम हो गया, फिर आपका हो गया आयरन 2+ है, Mn मैग्नीज 2+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया, ऐसे कॉपर प्लस, फिर उसके बाद CO2+। तो ये सारे आपने एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझ लेना है। अगला प्रश्न है, अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो नीचे फिर आपको दे रखा है कि अंतर संक्रमण तत्व क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, एफ ब्लॉक के तत्व अर्थात जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है आंतरिक आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। और लेंथेनाइड आपकी 58 से 71 और एक्टिनाइड 90 से 103। अतः परमाणु क्रमांक 59 यानी 59, 95 और 102 वाले तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड आकुंचन को समझाइए। क्या होता है, इसको पढ़ते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं, परंतु यह कमी अत्यंत कम होती है। उदाहरणार्थ, Ce से Lu तक जाने पर परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है तथा यह कमी केवल 10 पिकोमीटर है। इसी प्रकार Ce3+ से Lu3+ आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से घटकर 85 पिकोमीटर रह जाती है तथा यह कमी केवल 18 पिकोमीटर है। अतः परमाणु क्रमांक में 14 की वृद्धि के लिए परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली कमी अत्यंत कम है। यह कमी अन्य वर्गों तथा आवर्तों के तत्वों की तुलना में अत्यल्प है, ठीक है। बाकी ये दोनों श्रेणियां दे रखी है, दोनों में अंतर। बाकी फिर लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका चित्र भी देख लीजिए। बाकी आकुंचन का कारण यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी बने हुए होंगे, तो अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम यहाँ पे आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा बच्चों ये लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और इसी में भी शायद मेरे को लग रहा है एक टॉपिक और है, और इसके जो लेंथेनाइडों में समानता क्या है, क्षारकता में अंतर, ये सब आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। और इसका हमने जो क्वेश्चन देखना है वो है सेकंड वाला, हमने देखना है संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं क्यों, ये हमको बताना है। तो सेकंड नंबर पर सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक दिखा रहे हैं सेकंड नंबर वाला,
संक्रमण धातु की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इस कारण इनमें प्रबल अंतरा परमाणुक अन्योन क्रियाएं होती हैं तथा इसलिए परमाणु के मध्य प्रबल आबंध उपस्थित होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देख लीजिए। एक संकुल में धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या उससे आवंटित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। संकुल आयन आपको यहाँ पर दिख रहा है, में Cu की उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से लिखिए। और उसके बाद दूसरा है आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है? ये रिएक्शंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा बेंजीन का एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और बहुत शॉर्ट में आई नो कि आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, बस आप यहाँ से ये देख लीजिए कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन है, फिर मेथिल क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं नेजर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, तो आपका क्या बन जाएगा? टॉलिन, और यहाँ से HCl आपका बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको एसीटोफिनोन मिल जाएगा। फिर है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आयोडोबेंजीन मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करके टाउलिन बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आयोडोबेंजीन है, उसके साथ हम सोडियम की रिएक्शन कर रहे हैं और मेथिल आयोडाइड की, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर बन गया हमारा टॉलिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों इसमें देखना जो हमको वो है तीसरा और चौथा। तीसरा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है। फिर दूसरा मतलब नेक्स्ट इसमें चौथा, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा देखना है? तीसरा और चौथा। सीधा हम थर्ड और फोर्थ पर चलते हैं। तीसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल अपघटन हो रहा है 300 atm है, तो आपको मिल रहा है क्या? फिनॉल, और सोडियम क्लोराइड आपका बाहर चले जा रहा है। फोर्थ है आपका एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको क्या मिल रहा है? एथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये दो देखने से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे पहले आप फिनॉल देख लीजिए। फिनॉल क्या है? बेंजीन और ऊपर OH, और किसके साथ हम करा रहे हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, और किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं OH हो गया, इधर NO2 और इधर भी NO2 प्लस 3H2, तो ये आपका किसकी संरचना है? पिक्रिक अम्ल, और जिसका रासायनिक फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखते हैं अगला प्रश्न, और इसमें भी आपको पहला वाला देखना है, प्रोपीन से 1 प्रोपनॉल बनाना। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोपीन से क्या बनाना? 1 प्रोपनॉल बनाना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप पूरी ये संरचना देख रहे हैं, इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक A में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। और यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, तो उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और क्योंकि मैं आपके लगभग सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो आपके पास तुरंत मिल जाए, आपको तुरंत देखने को मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन पर वापस। अब ये घूम चुका है, इसको जरा मैं वापस ले आऊं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ बच्चे। बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा है? स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन।
तो इसमें बोला था कि एक कार्बनिक यौगिक कितना है, ए 69.77 और कार्बन आपका 11.63 और उसके बाद हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉलिन टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है तथा आयोडोफॉर्म परीक्षण सरलता से देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर एथेनोइक तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है। प्रत्येक पद को समझाते हुए यौगिक ए की संभावित संरचना दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10, 15, 17, 20 में ये आया है। जो जो चीज आपको दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आपसे आप ऑक्सीजन का प्रतिशत भी निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, आपके पास कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। परमाणु भार इन सबका पता है। और फिर उसके बाद परमाणु भार प्रतिशत में निकालने के लिए सिंपल आपने क्या किया, डिवाइड दे दिया। फिर सरलतम अनुपात आपने निकालने के लिए, ठीक है, जो आपके पास आया 5.81 यहाँ से निकल के आया और इसका 1.16 होता ही है। ठीक है, इससे आपने डिवाइड कर दिया, टोटल ये आपके निकल करके आ गया। और मूलानुपात सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए जो जो मान आपको यहाँ दिए हैं उनको यहाँ रख के आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो यौगिक का अणुसूत्र बना वो C5H10O1 करके आपके सामने आ गया है। इसमें हमसे और कुछ पूछा है उसको भी देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या निकालना है, इसका यौगिक की संरचना ज्ञात करना। तो यौगिक की संरचना निकालने के लिए आप ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। और आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको ये रहने वाला है इस बार एग्जाम में। फिर उसके बाद सम्मिलित अभिक्रियाओं का विवरण देना है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। एक तो ये अभिक्रिया हो गई, फिर सेकंड नंबर पर आप ये देख पा रहे हैं, थर्ड नंबर पर नीचे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। फिर है यही हिंसबर्ग पद्धति से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनों में कैसे भेद करेंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि अमीनों का पृथक्करण। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों को इनके मिश्रण से हिंसबर्ग अभिकर्मक अर्थात बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड द्वारा पृथक्कृत किया जा सकता है। एमिनो के मिश्रण की हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर तथा क्षारीय विलयन के साथ हिलाने पर तीनों प्रकार की एमीन भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। ठीक है, तो पहला है देखो, प्राथमिक अमीन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है, जो क्षार में घुलकर मोनो एल्किल बेंजिल सल्फोनेमाइड का सोडियम या पोटेशियम लवण देती है। तो इसकी पूरी रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे में क्या रहता है, द्वितीयक अमीन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है, जो क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है तथा अविलेय रहता है। इसकी रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं। फिर है तृतीयक अमीन, इसको देखते हैं। तृतीयक अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट जो आपने देखने हैं, और ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला है आपका कार्बिल अमीन अभिक्रिया या परीक्षण। फिर है हाफमैन ब्रोमाइड युग्मन अभिक्रिया, अमीनो अपघटन, एसिड, और पांचवा आपने देखना नहीं गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने देखा है कार्बो अमीन परीक्षण या टेस्ट, इसका देख लेते हैं आंसर। जब एलिफेटिक जब एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को अल्कोहलीय यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म किया जाता है, तो तीव्र दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिलो अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक अमीन समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसकी जो आप पूरी रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये पूरी रिएक्शन दे रखी है किसकी, जो भी आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका हाफमैन ब्रोमाइड। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। और इसके लिए जो आप पूरा देख रहे हैं, सिंपल आपने क्या याद रखना है, इसमें वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिटेमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक अमीन बनाते हैं बनाते हो, तो यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। बाकी इसके आपने ये पूरे नीचे रिएक्शन जो आपको दिख रही है इसको आपने देख लेना, और शॉर्ट में आपको इसके नोट्स ऑलरेडी मिल चुके होंगे, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका युग्मन अभिक्रिया, तो इसको पढ़ लेते हैं। डाई एजोनियम लवणों की फिनोलो तथा एरोमेटिक एमिनो के साथ अभिक्रिया जिसका सामान्य सूत्र Ar सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड Ar के एजो यौगिक बनते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपने इतना याद रखना है, बाकी जो इसकी रिएक्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट हमने पांचवा वाला देखना था, एसिटिलन या एसिटिलीकरण। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। किसी OH या NH2 समूह के हाइड्रोजन परमाणु का एसिटिल समूह द्वारा विस्थापन एसिटिलीन या एसिटिलीकरण कहलाता है।
इतना याद रखना है आपने इसमें, और बाकी इसकी जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसका नेक्स्ट है 6, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसने कहा है गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक अमीनों के विरचन के लिए किया जाता है। थैलिमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलिमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक अमीन उत्पन्न करता है। और ये पूरी आपकी रिएक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और जितने क्वेश्चन बच्चों आप अभी आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसको मैं एक पेज में ले आता हूँ ताकि आप पूरे को अच्छे से देख पाए। ठीक हो गया। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपचायी शर्करा क्या है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन को Cu2O के लाल अवक्षेप में अथवा टॉलिन अभिकर्मक को धात्विक Ag यानी सिल्वर में अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर अपचायी शर्करा होते हैं। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? वे अमीनो अम्ल जिनकी जीवधारियों को आवश्यकता होती है, शरीर में इनकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। इनकी संख्या 10 है, जो थियोनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूइन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, ऑर्जिनिन, हिस्टिडीन। ठीक है, ये है टोटल 10। फिर है अनावश्यक अमीनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जिनके अभाव में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी संख्या अत्यधिक है। कुछ प्रमुख अनावश्यक अमीनो अम्ल जैसे वेलिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटेमिक अम्ल आदि हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस थे वो आपने देख लिए हैं। इतने क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो लगभग आपका 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो उसमें से आपके आराम से 60 प्लस मार्क्स आपके देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और अब बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष हमारी तरफ से अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आप एग्जाम में आएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम कभी भी किसी भी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी को बोर्ड एग्जाम से पहले पहले सभी मोस्ट सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।